channel. Thank you so much for visiting. I wish for your good health and well-being. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्टडी मटेरियल आई हैव यूज ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि दी आपने कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ किया, कौन सी बुक्स यूज़ की। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो ही बना ली जाए। सबको सेपरेटली ऐसे बताने से अच्छा है कि एक सेपरेट वीडियो बना ली जाए। एंड सॉरी अगर बैकग्राउंड से आपको कोई भी वॉइस आ रही होगी गाड़ियों के आने जाने की, क्योंकि यहाँ से जो मेन रोड है ना वो बहुत पास है, तो ये गाड़ियों की आवाज़ तो आएगी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज़ उसको टॉलरेट करना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई भी टॉपर नहीं हूँ। 600+ बहुत बच्चे लेके आए हैं। अभी आपने देखा ही होगा कि कितनी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है इस बार भी। पिछले बार से कोई डिफरेंस नहीं है, सेम उतनी ही गई है जितनी पिछली बार गई थी। चाहे पेपर कैसा ही था, कितना ही लेंथी क्यों नहीं था, कितना ही कैसा ही क्यों नहीं था, लेकिन गई कट ऑफ उतनी ही है जितनी पिछली बार गई थी। सो 600+ बहुत बच्चों के आए हैं। मैं जितना भी आपको बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जो मैंने किया मैं सब कुछ आपको सही बताऊंगी कि मैंने क्या किया। मैं कुछ भी अपना ये नहीं बताऊंगी कि जो मैंने किया ही ना हो उसको आपको बता दूंगी कि वो कर लो आप, और क्योंकि वो मैंने किया नहीं होगा मैं क्यों बताऊंगी आपको। किसी भी को भी, चाहे वो कोई क्यों ना हो, कोई 700+ वाला ही बच्चा क्यों ना हो, पूरी तरीके से उसको फॉलो कभी भी मत करना, क्योंकि उसका माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है। उसका आईक्यू लेवल अलग है, आपका आईक्यू लेवल अलग है। आपका पढ़ने का तरीका अलग है। आपको जो चीज़ समझ आती है, जिस तरीके से समझ आती है, सामने वाले को शायद उस तरीके से समझ ना आती हो। क्या पता वो उसके लिए बेटर था, आपके लिए ना हो। वो चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लाई कर रहा था, अपनी स्टडीज़ में इम्प्लाई कर रहा था। क्या पता उसको उस टाइम पे कम आता हो, आपको उससे ज़्यादा आता हो, कोई और तरीका आपके लिए सही हो। जो चीज़ मैंने खुद नहीं की है मैं उसको आपको कभी नहीं बताऊंगी कि मैंने ये किया। जो मैंने किया है और जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है मैं वो आपको वही बताऊँगी। आई होप उससे आपको हेल्प हो, और अगर आपको ठीक लगे तभी उसको अपनी लाइफ में इम्प्लाई करना। किसी को भी देख के इन्फ्लुएंस मत होना, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई और टॉपर है, चाहे किसी के 700+ क्यों ना आए हों। जब तक आपके लिए वो सही नहीं हो रहा है, जब तक आपकी लाइफ में उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उस चीज़ को आप अप्लाई मत करना अपने ऊपर। तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में मैंने कौन सी बुक यूज़ की। सबसे पहले बात करते हैं आपके सबसे ज़्यादा चहीते सब्जेक्ट की, जो ज़्यादातर बच्चों का सबसे ज़्यादा चहीता सब्जेक्ट होता है, जिसे वो हमेशा पढ़ना चाहते हैं और पेपर में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों नहीं आते। यहाँ मैं बात कर रही हूँ बायोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोलॉजी के लिए मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ की थी। सबसे पहले आती है NCERT। NCERT तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी कि NCERT की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, और अगर आप NCERT को इग्नोर कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। इस ईयर मैंने NCERT ना बहुत ज़्यादा ध्यान से लगाई थी, मतलब मैंने बहुत बार पढ़ी थी। और ये मेन नहीं है कि आपने बायोलॉजी कितनी बार पढ़ी है। जितना इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी को बार बार पढ़ना, उतना ही इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी को समझ के पढ़ना। देखो, अगर आप 20 बार पढ़ रहे हो, 30 बार पढ़ रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आप बायोलॉजी को समझ के नहीं पढ़ रहे हो। फिर तो वो ये हो जाएगी कि एक बुक है कहानी की और उसको पढ़े जा रहे हो। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि बायोलॉजी में इस लाइन पे क्या लिखा है, इस लाइन का मतलब क्या है, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप चाहे फिर उसको कितनी ही बार क्यों ना पढ़ लो। लोग कहते हैं यार मैंने तो NCERT लगाई फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैं तो NCERT को इतनी बार पढ़ चुका हूँ फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप उसको समझ के नहीं पढ़ रहे हो। आप इसलिए पढ़ रहे हो कि किसी ने बोल दिया, किसी टॉपर ने बोल दिया कि मैंने तो NCERT 20 बार पढ़ी थी, मैंने तो NCERT 100 बार पढ़ी थी, एक चैप्टर मैंने 100 बार पढ़ा था, और आप उसको समझ के उसको पढ़े जा रहे हो, लेकिन आपको लाइन का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए जितना इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी को बार बार पढ़ना, उतना ही इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी को समझ के पढ़ना। अगर आप पहले से ही NCERT को समझ के पढ़ोगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि चैप्टर कब कंप्लीट हो गया आपका पढ़ते पढ़ते आपको पता ही नहीं चलेगा। आप मतलब आधे घंटे में उस चैप्टर को कंप्लीट कर जाओगे, पढ़ जाओगे, चाहे कितने भी पेजेस का होगा। अगर आपने पहले से ही समझ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया NCERT को, बाद में आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी NCERT को पढ़ने में। और सेकेंड नंबर पर आते हैं क्लास नोट्स। अगर मैं आपको सही बताऊँ, बिल्कुल सही जो मैंने किया था, तो जब सर हमें पढ़ा रहे होते थे ना, तो मैं उसी टाइम पे जैसे जैसे सर पढ़ाते थे वैसे वैसे खुद भी लिखने लग जाती थी। मुझे वो सही लगता था क्योंकि उससे ना दिमाग पे ज़्यादा सही से बैठता है। कोई भी चीज़ अगर कोई आगे से पढ़ा रहा है और आप उसको लिखते लिखते जैसे जैसे वो लिख रहे हैं आप भी लिखो, तो मुझे वो ज़्यादा सही लगता है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ सर ने बताई तो उसी को जो जिस टाइम सर ने बताई उसी टाइम पे NCERT के साइड में जो खाली स्पेस होता है उसमें लिख लेती थी। अगर बायोलॉजी की सेपरेटली बात करूँ तो मैं नोट्स उतना देखना प्रेफर नहीं करती थी। और आप ऐसा मत करना, मैं ऐसे आपको मैं सही बता रही हूँ। मैंने बोला है कि मैं आपको जो मैंने किया है वो ही बताऊँगी।
सो मैंने नोट्स को उतने प्रेफरेंस उस टाइम पे नहीं दी। एनसीईआरटी से बाहर की चीज़ें जो सर ने बताई और इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने एनसीईआरटी में ही जो दिया रहता है, थोड़ा बहुत स्पेस होता है, उसी में लिख लिया था। नोट्स पे ज़्यादा ध्यान ना देके एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान मैं इसलिए भी देती थी क्योंकि मैं कलरफुल पेजेस लाई हुई थी। मैंने बताया था आपको कि 2021 में मैंने ऋतु रतवाल मैम से पढ़ा था। तो जब मैम पढ़ा रही होती थी ना, जब मैम एनसीईआरटी से पढ़ा रही होती तो वो तो एनसीईआरटी से ही पढ़ती थी मैं, और जो मैम एक्स्ट्रा डायग्राम्स बना के बनाती थी या कुछ भी बताती थी ना, तो मैं उन कलरफुल पेजेस में लिख लेती थी और उसी को मैंने अपनी जो एनसीईआरटी में होता है ना, तो उसमें चिपका लिया था। इस चैप्टर का वो पेज होता था उसी चैप्टर के बीच बीच में चिपका लिए थे, और जब मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी तो मैं उनको भी पढ़ती थी। इसीलिए मैंने नोट्स उतने ज़्यादा नहीं देखे, क्योंकि मेरी जो एनसीईआरटी थी ना उन्हीं में मैंने नोट्स डाल रखे थे। और आप इससे गलत मत लेना कि नोट्स पढ़ने ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नोट्स पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने नोट्स अपनी एनसीईआरटी में ही चिपका लिए थे जो मैम ने मुझे पढ़ाए थे। तो इसीलिए मैं उन नोट्स को ज़्यादा नहीं देखती थी जो दूसरे मैंने बुक्स में बनाए हुए थे। अब बात आ गई कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में किससे करती थी। मैं आपको पता ही है, मेरी प्रीवियस अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो उससे आपको पता ही होगा कि मैंने फिजिक्स वाला से पढ़ा था। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, जो डीपीपीस आती थी ना, डीपीपीस में 20 से 30 क्वेश्चन तो होते ही थे मिनिमम। लेक्चर लगाने के बाद उसके डीपीपीस कर लेती थी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए मैंने एक पतली सी बुक लगाई हुई थी, उसमें 32 ईयर तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे विद सॉल्यूशन ही। जब भी चैप्टर ख़त्म हो जाता था उसके बाद मैं उन्हें लगाती थी, उनमें से क्वेश्चंस लगाती थी। इसके अलावा अगर मैंने कोई बुक लगाई तो वो थी एमटीजी मैंने इसलिए लगाई क्योंकि ना उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें ज़्यादा बाहर के क्वेश्चन ही होते हैं, उसमें ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही रहते थे, इसीलिए मैंने वो लगाई हुई थी। बाकी एज सच मैंने कोई और बुक नहीं लगाई थी। एक अपने कोचिंग के डीपीपीस के अलावा और क्लास नोट्स में जो सर क्वेश्चन कराते हैं उसके अलावा, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा या एमटीजी के अलावा मैंने और कोई दूसरी बुक नहीं लगाई हुई थी। बायोलॉजी के लिए बस मैंने यही सब किया हुआ था, इन्हीं सब बुक से पढ़ा और इन्हीं सब बुक से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की। और अगर ना कोई और बुक आप लगाना चाहते भी हो तो मेरे हिसाब से आपको वही बुक लगानी चाहिए जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो। अगर आपको एनसीईआरटी बेस से अलग क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो उनको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अगर अच्छे क्वेश्चन करने हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करने हैं तो ठीक है, बट अगर आपको नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अगर मेरा सजेशन मानो तो आप एनसीईआरटी बेस्ड जिनमें क्वेश्चन हो उन्हीं को लगाना। और ऐसा नहीं है कि एक बार लगा के उस बुक को छोड़ ही दिया। ऐसे क्वेश्चन लगाना जिनको आप बार बार लगा सको, क्योंकि क्वेश्चन को भी रिवीजन की ज़रूरत होती है। जैसे नोट्स को रिवीजन की ज़रूरत होती है, जैसे एनसीईआरटी को रिवीजन की ज़रूरत होती है, वैसे क्वेश्चंस को भी रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो ऐसी बुक लगाना जिसके क्वेश्चन को आप एक बार करके ना छोड़ दो, बार बार उन क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करो। सो ये थी बात बायोलॉजी की। और अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, जो किसी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और किसी को बहुत ज़्यादा बेकार। सो केमिस्ट्री के होते हैं 3 पार्ट्स। पहली फिजिकल केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने जिन सर से पढ़ा था उन्होंने बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं कहूँगा कि तो आप एनसीईआरटी लगाओ, लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको एनसीईआरटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का सब कुछ कवर करते हुए चलता हूँ। और जब मैंने सर से पढ़ा और मैंने फिर एनसीईआरटी पढ़ती थी तो सर की बात बिल्कुल सही होती थी। जब वो पढ़ाते थे वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होता था और किसी भी चीज़ को वो एनसीईआरटी की छोड़ते नहीं थे। तो आई वॉज ब्लेस्ड कि मैंने उन सर से पढ़ा। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी सबसे पहले मैंने पढ़ी थी एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी। और एनसीईआरटी के बाद मेरे लिए थे क्लास नोट्स, जो सर क्लास में बनवाते थे हमसे। सर जैसे जैसे पढ़ाते थे उसी तरीके से मैं भी खुद भी लिख लेती थी। क्लास नोट्स में एक तो आते हैं जो सर ने पूरे चैप्टर के बनाए होते, फुल नोट्स, पूरे चैप्टर का पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें, एक वैसे नोट्स। और एक सर ने बताया हुआ था हमें कि आप एक अलग से नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स टाइप बनाना, जिसमें आप बस रिएजेंट का नाम लिखना और उसमें किस में वो डाला गया है और उससे क्या बना है, इस तरीके से तुम लिखना। पूरे चैप्टर का अलग अलग रिएजेंट डाल के क्या क्या होता है वो चीज़ें लिखना, और वो आपका एक शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे जिसको आप लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए आपका बहुत सही रहेगा। और अगर आप उनको देख के पढ़ोगे तो आपको सही से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो सर ने जैसे बताया और मैंने वैसे ही किया। वो किस तरीके से बनाए थे मैं आपको उनकी एक दो एग्जांपल देख के, फोटोज देख के आपको मैं डाल दूंगी, तो आप देख लेना। आई नो मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ करना। और ऑर्गेनिक के
क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जब सर क्लास में ही जब पढ़ाते थे ना, उसी टाइम पे सर बहुत सारे क्वेश्चंस कराते थे कि इस रिएजन को डालने के बाद डैश 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 ये बनेगा, फिर उसमें ये डाल के वो बनेगा। इस तरीके से सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए थे, तो रिविज़न के टाइम पे ना मैं उन्हीं को प्रैक्टिस करती थी। अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऐसे कुछ नहीं किया। DPPs जो मिलती थी उन्हें ही बार बार, उन्हीं DPPs को, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार किया। सेकंड नंबर पे आती है फिज़िकल केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैंने नोट्स सर ने जो बनाए वही बनाए, और फार्मूला शीट थी ना वो बनाई हुई थी, शॉर्ट नोट्स टाइप फार्मूला शीट, उसी से मैं रिवीजन करती थी। Guys, again sorry for this bad handwriting. सर क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन कराते थे। क्लास के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सर उन्हीं टाइप के क्वेश्चन कराते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आने वाले होते हैं। सो उन क्वेश्चंस को मैंने अलग से नहीं लिखा था, मैंने फेयर बुक होती है ना, जो नोट्स की बुक होती है, उन्हीं में मैं लिखती थी, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड लिखती थी सारे, तो उसके वजह से मैं उसी क्वेश्चन भी लिख लेती थी, उसके आंसर्स भी उसी में लिख लेती थी, और जब बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होती थी तो उन क्वेश्चंस को भी मैं प्रैक्टिस करती थी, और DPPs को अलग से प्रैक्टिस करती थी, जिससे कि मेरे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाते थे रिवीजन के लिए, और ये भी नहीं लगता था कि अलग से कोई और बुक लगानी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तीसरे नंबर पे आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सही बताऊँ तो मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी, बाकी केमिस्ट्री के मतलब फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़े तो मेरे को इनऑर्गेनिक उतनी ज़्यादा सही नहीं लगती थी। और क्योंकि कितनी बार भी पढ़ लो ना तो कुछ ना कुछ ऐसा लगता था कि ये नहीं आता, ऐसा हो जाता था। तो मैंने पढ़ा था मोहित सर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो जो नोट्स पढ़ाते थे ना, जो नोट्स बनवाते थे, मैं उन पे ज़्यादा गौर करती थी। NCERT भी बहुत बार पढ़ी, लेकिन एट द एंड मुझे सर के नोट्स ही सही लगते थे। NCERT से ज़्यादा मैं सर के नोट्स पे ज़्यादा स्टिक करती थी। क्लास नोट्स जो उन्होंने बताए हुए थे उन पे ज़्यादा स्टिक करती थी। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, मैंने जो मेरे कोचिंग के DPPs थी उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की। केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैंने जो 32 ईयर की जैसे बायोलॉजी के लिए लगाई हुई थी ना, 32 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके एक बुक लगाई हुई थी, उसी की एक अलग केमिस्ट्री के लिए भी लगाई हुई थी। जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाता था कोई भी, तो मैं उसके क्वेश्चन, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उनसे लगा लेती थी। बार बार उन्हीं को रिवाइज़ करती थी। जैसे क्लास में जो क्वेश्चंस कराए हैं उन्हीं को, अगर उस चैप्टर को रिवाइज़ कर रही तो उन क्वेश्चंस को भी रिवाइज़ करती थी, और DPPs जो मुझे मेरी कोचिंग से मिली हुई थे उनको रिवाइज़ करती थी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज़ करती थी। और बाकी अलग मैंने कोई बुक नहीं लगाई हुई थी। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैंने अलग कोई और बुक नहीं लगाई हुई थी केमिस्ट्री के लिए। और केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो हर एक चैप्टर में बीच बीच में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने वो सारे लगाए हुए हैं, और जो चैप्टर ख़त्म होने के बाद भी क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने वो भी लगाए हुए हैं। जब मैं प्रिपेयर कर रही थी अपनी नीट के लिए, तो मैंने वो भी लगाए हुए थे। वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको एक बार करना नहीं, उनको बार बार जब आप उस चैप्टर को रिवाइज़ करो तो उनको फिर से प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपको, और उनसे बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, वो चैप्टर पढ़ रहे हो, और उन्हीं NCERT के क्वेश्चंस को फिर से करो DPPs के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और एज सच मैंने कोई अलग से बुक नहीं लगाई हुई थी, लेकिन मैंने ऐसे सुना है अपने फ्रेंड से कि MTG जो केमिस्ट्री की है वो भी बहुत सही है, क्योंकि उसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको सही लगे तो आप, अगर आपको मन है अगर दूसरी बुक्स को करने का, अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स में जो DPPs मिलती हैं उनको छोड़ के, क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़ के, अगर कुछ एक्स्ट्रा करने का आपको मन है कि आपको क्वेश्चन कम लग रहे हैं या कुछ भी, तो आप MTG ले सकते हो। क्योंकि मैंने खुद तो नहीं लगाई कभी, लेकिन सुना है कि वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो आप उन्हें ट्राई कर सकते हो अगर आपको अलग से क्वेश्चन लगाने हैं तो। सो ये बात हो गई केमिस्ट्री की। और सबसे लास्ट में बात करते हैं हम जो सबसे ज़्यादा डरावना सब्जेक्ट लगता है सारे नीट एस्पिरेंट्स को, या जिनकी भी बायोलॉजी होती है उनको सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है वो फिज़िक्स ही लगता है। तो बात करते हैं सबसे लास्ट फिज़िक्स के बारे में, कि मैंने किस तरीके से फ़िज़िक्स में कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ किया, कौन सी बुक्स यूज़ की, और किस तरीके से फ़िज़िक्स को पढ़ा। अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से हो ना जो फिज़िक्स को देखते ही डर जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन को देखा ही नहीं है, अटैम्प्ट ही नहीं किया है, उससे पहले ही डर जाना, तो अगर आप ऐसे बच्चे हो ना तो सबसे पहले अपने मन से ये वहम निकाल दो कि फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा डरावना सब्जेक्ट है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि फ़िज़िक्स के क्वेश्चन को पहले देखने से पहले ही डर जाना कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे नहीं होगा,
ये मुझसे नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कि फ़िज़िक्स मुझे आ ही नहीं सकती, चाहे मैं कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूँ, मुझसे फ़िज़िक्स नहीं होगी। अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो पहले अपने मन से ये डर निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक ये डर नहीं निकालोगे ना, आपको अगर कोई आने वाली चीज़ भी होगी ना, वो भी नहीं आएगी। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, आप अटैम्प्ट तो करोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अटैम्प्ट कर लोगे क्वेश्चन तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। और अगर आप अटैम्प्ट करोगे ही नहीं तो फिर तो वो वैसे ही नहीं बनना है। तो एक बार अटैम्प्ट करके नहीं बनना ज़्यादा अच्छा हुआ ना, कुछ तो सीखने को मिलेगा, कोई तो कैलकुलेशन समझ में आएगी, चाहे आपको फॉर्मूला ही याद हो जाएगा, चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूला ही याद हो जाएगा, कुछ तो होगा ना। आप पहले से ही डर जा रहे हो कि यार इसे छोड़ ही देते हैं, ये सब्जेक्ट तो होना ही नहीं है। अगर आपको नीट में क्वालिफाई करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको फिज़िक्स को अब ऐसा टाइम है कि आपको फिज़िक्स में भी स्कोर करना ही पड़ेगा। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले खुद से प्रॉमिस करो और मुझसे भी प्रॉमिस करो कि अब आप फिजिक्स से नहीं डरोगे। कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले ये दिमाग में नहीं लाओगे कि आपसे ये नहीं बनेगा। आपको खुद को बिलीव करना सीखना होगा कि मेरे से फिजिक्स होगी, ये क्वेश्चन मुझसे बनेगा, उसके बाद ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको स्टडी मटेरियल के बारे में बताऊँगी जो मैंने यूज़ किया था। सो बात करते हैं स्टडी मटेरियल के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि मैंने अलग सर से पढ़ा था फिजिक्स में 2022 के लिए। सर जब क्लास में क्लास नोट्स बनवाते थे या क्लास में कुछ भी टॉपिक समझाते थे, उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करवा देते थे। तो ऐसा हो जाता था कभी कभी मेरे जो क्लास की जो मैंने नोट्स की बुक बनाई होती थी ना, उसमें 85 क्वेश्चन तक भी हो जाते थे एक ही चैप्टर के करते करते। और मैं ये नहीं था कि मैं नोट्स अलग बनाती थी, क्वेश्चन रफ में कर रही हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करती थी। उसी नोटबुक में उन क्वेश्चन को भी करती थी जिसमें मैं उस टॉपिक के बारे में लिखती थी। तो मैंने क्वेश्चन भी उसी में लिखे थे अपनी क्लास नोट्स में ही, और मैं रिकॉर्डेड सेशंस देखती थी, तो उसकी वजह से मैं क्वेश्चन लिख भी लेती थी और उनके सॉल्यूशन भी कर लेती थी। और जो सबसे अच्छा काम मैं करती थी और मैं आपको बताऊंगी कि आपको भी करना चाहिए, वो ये था कि मैं क्वेश्चन जब सर बोर्ड पे लिखवाते थे ना, तो उसके बाद सबसे पहले मैं उसे खुद ट्राई करती थी। सर के करवाने से पहले मैं खुद ट्राई करती थी उस क्वेश्चन को करके कि ये मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसी के बाद उस वीडियो को मैं तब तक पॉज कर लेती थी, और जैसे ही अगर मेरे क्वेश्चन बन गया है तो मैं वीडियो को फिर से रिज्यूम कर लेती थी और उसको देख लेती थी कि मेरा सही है या नहीं, इसका क्वेश्चन का जो मैंने आंसर निकाला है वो सही है या नहीं। और सही होता तो मेरा कॉन्फिडेंट लेवल और हाई हो जाता था कि मेरे को चलो सर के बताने से पहले ही आ गया। और अगर गलत होता था तो कोई बात नहीं, सर बता तो रहे ना कि सॉल्यूशन किस तरीके से हो रहा है, मुझे पता चल जाता था उसी टाइम कि मेरी गलती क्या हो रही है। अगर वो क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है तो किस तरीके से गलत हो रहा है, ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ, उसी टाइम मुझे पता चल जाएगा जब सर करवा रहे हैं उसको। तो मैं उसी टाइम देख लूँगी कि ये मिस्टेक यहाँ हो रही है, आगे से मैं ये नहीं करूँगी। और जब उस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिवाइज़ करूँगी तो मेरे लिए ये आसानी होगी कि मैंने उस टाइम भी ये मिस्टेक की थी। लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं सीधे उसी दिन DPPs भी लगा लेती थी, जो लेक्चर उस दिन हुआ था उन्हीं की DPPs भी लगा लेती थी। जब 2021 में मैंने DC पांडे लगाई हुई थी, लेकिन इस बार जब 2022 के लिए मैंने DC पांडे नहीं लगाई, क्योंकि मैं क्लास नोट्स में जो मेरे क्वेश्चन थे, मैंने बताया आपको कि 85 क्वेश्चन तक करवा देते थे सर पूरे चैप्टर में, और DPPs के क्वेश्चन तो थे ही। और उसके बाद अगर कोई और किसी और बुक को मेरे को लगाने का मतलब नहीं बनता था, क्योंकि मैं अगर उसको लगा भी लूँगी तो रिवीजन का मुझे टाइम मिलेगा नहीं, बाद में मैं उनको फिर से नहीं लगा पाऊँगी, तो उन क्वेश्चन को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप वही क्वेश्चन को लगाओ, उन्हीं क्वेश्चंस को लगाओ, चाहे कम लगाओ, उन्हीं क्वेश्चंस को लगाओ जिनको आप बार बार रिवाइज कर सको। ऐसे कोई भी दूसरी बुक्स को मत लगाने लग जाओ कि जिनको फिर आप दोबारा रिवाइज कर ही ना पाओ। उनको एक बार लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने उसको दोबारा रिवाइज किया ही नहीं है। DPPs और क्लास नोट्स के क्वेश्चंस के अलावा मैंने NCERT के क्वेश्चंस लगाए हैं। NCERT के क्वेश्चन जो NCERT में दिए होते थे ना, उन्हीं को ही लगाया और बाकी कुछ नहीं लगाया, बस उन्हीं को देखा है, उनके सॉल्यूशन किस तरीके से हैं, वो क्वेश्चन में किस तरीके से पूछ रहा है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, वो वगैरह वो सब देख के उन क्वेश्चंस को लगाया। अलग से फिर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जैसे मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लगाई थी, इसके लिए भी एक 32 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक विथ सॉल्यूशन उसको लगाया था। जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाता था मैं उस चैप्टर का सारे क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लेती थी और देख लेती थी कि किस किस तरीके से क्वेश्चन है। जैसे मैंने क्लास नोट्स बनाए थे ना, तो क्लास नोट्स के साथ ही मैंने एक शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे अपने, जो
एक जो बुक होती है ना क्लास नोट्स की बुक के अलग से एक बुक बनाई थी, छोटी सी पतली सी, जिसमें मेरे बहुत शॉर्ट में सब कुछ लिखा होता था मैंने, जिसमें फार्मूलाज भी होते थे, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो है जो इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ भी होती थी। वो मैंने किस तरीके से बनाए थे शॉर्ट नोट्स, उसके एग्जाम्पल के लिए मैं किसी चैप्टर का फ़ोटो क्लिक करके इस वीडियो में दिखा दूँगी कि किस तरीके से मैंने वो बनाए थे, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए। ये मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको कुछ शॉर्ट नोट्स अपने दिए हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप भी ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ट्रस्ट मी, रिवीजन के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। लास्ट मोमेंट पे किसी भी चैप्टर का रिवीजन आप क्विकली इनसे कर सकते हो। और कोई भी बच्चा ये मत बोलना कि दीदी अपने नोट्स की PDF बना के दे दो, क्योंकि अगर आपको नीट क्लियर करना है ना, आपके खुद के नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी से भी नोट्स मत मांगना, अभी टाइम है आपके पास, आप नोट्स खुद के बना सकते हो। और किसी से भी नोट्स मत मांगना, चाहे वो मैं हूँ या चाहे कोई और हो। खुद के नोट्स जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दूसरों के नोट उतने ज़्यादा कारगर नहीं होते किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे ना, आपको समझ में भी आएगा बाद में कि आपने इसमें ये क्यों लिखा था, किस तरीके से लिखा था। एक दोस्त की बहन बोल रही थी कि दी अपने नोट्स दे दो प्लीज़, मुझे चाहिए PDF बना के दे दो, क्योंकि वो थोड़ा दूर है। तो वो बोल रही थी कि दी PDF बना के दे दो फ़ोटोज़ क्लिक करके। तो मैंने उससे बोला कि अभी तो टाइम है यार, तो खुद से क्यों नहीं बना रही है नोट्स, खुद से बना, अभी तो बहुत टाइम है। ऐसे तू मेरे से मांगेगी तुझे कुछ समझ आएगा नहीं उसमें। और जितना तू लिख लिख के अगर नोट्स बनाएगी, जब आप नोट्स बनाओगे आप लिखोगे भी तो ना, तो कितना तो उसी टाइम आपको आ जाएगा जब आप नोट्स बना रहे होगे। और प्लीज़ फिजिक्स से आप डरना मत। आपने पहले जो क्लास में सर जैसे जब पढ़ाते हैं, कोई भी सर या मैम जो भी पढ़ाते हैं आपको, तो उस टाइम अच्छे से पढ़ना है, उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कोई डाउट हो तो पूछना है उनसे, अगर कोई डाउट है तो उसका अंदर मत रखना, उसको पूछना। और उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर आप ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हो तो रिकॉर्डेड सेशंस देखना प्रेफर करना। सर के बताने से पहले खुद उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, और जब सर बताएं तो फिर उसको देख लेना कि अगर आपसे मिस्टेक हुई है तो कहाँ हुई है। अगर सही हुआ है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, सर के बिना बताए ही आपने वो क्वेश्चन सही कर लिया। सो आज की वीडियो से आपको पता चला होगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NCERT, उसके बाद इंपॉर्टेंट है क्लास नोट्स, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके बाद इम्पॉर्टेंट है आपकी क्लास में जो आपको क्वेश्चन कराए हैं वो, और जो आपको DPs मिलती हैं अपनी कोचिंग से वो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उससे अलावा अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस, तो वह NCERT बेस्ड बुक्स जो हैं उन्हीं के क्वेश्चन करना, बाकी कोई और मत लगाना। एट द एंड किसी को भी पूरी तरीके से फॉलो मत करना। जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं उनको कोई चीज़ें आप ले सकते हो, और उन चीज़ों को लेके अपनी स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी है। किसी को भी देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और है। अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है और खुद पे बिलीव रखना है कि आप इस बार नीट क्लियर कर सकते हो। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी डाउट था, आई होप इस वीडियो ने उसको क्लियर किया हो। ये चीज़ इनफ है या नहीं, NCERT इनफ है या नहीं, जो हमारे DPPs मिलती हैं वो इनफ है या नहीं। आई होप इससे वो आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।